जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 को लेकर। यूपी के प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होगा, जिसमें देश और विदेश से करीब 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस कुंभ में साधु संतों के 13 अखाड़े आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर 14 अखाड़े की मांग की चर्चा हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से मान्यता न मिलने की वजह से पहले ही परी अखाड़े को शांत होना पड़ा था और किन्नर अखाड़ा बनने के बावजूद उसे जून अखाड़े में विलय करना पड़ा था। तो वहीं अब जूना अखाड़ा के पहले जगत गुरु कृष्णानंद देवगिरी महाराज ने सूर्य अखाड़ा बनाने की बात कही है। उनका कहना है कि वो सूर्य उपासक हैं और जिसके लिए वो सूर्य करके परंपरा आरंभ करेंगे। उनका यह भी कहना है कि वो सूर्य अखाड़ा बनाएंगे और अपने गुरु हरिगिरी महाराज से भी बात करेंगे। देवानंदगिरी महाराज, सूर्यपीठ, मुरली मंदिर, द्वारका। सर्वप्रथम ज्यादा जानकारी के साथ विकास मिश्रा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से ग्राउंड जीरो से सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। विकास, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि तमाम तैयारियां तो महाकुंभ को लेकर हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच अखाड़ों को लेकर जो अखाड़े हैं, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी आकर्षण का केंद्र अखाड़े रहने वाले हैं और ऐसे में एक बार फिर से 14 अखाड़े की मांग की चर्चा हो रही है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से संगम नगरी दुल्हन की तरह सज रही है महाकुंभ, नगर प्रशासन लगातार तैयारियों को अमली जामा पहना रहा है। 10 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सारी तैयारियों को पूर्ण करने का आह्वान किया गया है। ऐसे में अब जो अखाड़े के जो साधु संत हैं वो एक नया अखाड़ा बनाने की कवायद कर रहे हैं। जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि एक सूर्य अखाड़ा बनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ऐसे में जो सूर्य अखाड़ा है वो तमाम जो साधु संत हैं वो लगातार इसकी कवायद कर रहे हैं। और जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है उनका कहना है कि 13 अखाड़े की ही मान्यता मिलेगी। ऐसे में जो 14वां अखाड़ा जो नया बनाया जा रहा है वो सूर्य अखाड़े को किसी भी तरीके की कोई मान्यता नहीं मिलेगी। तो तमाम जो धर्मगुरु हैं, जो साधु संत हैं, जो अखाड़े के लोग हैं, वो जरूर यह कह रहे हैं कि जो 13 अखाड़े हैं उन्हीं को प्रशासन के द्वारा, साधु संतों के द्वारा मान्यता मिली है और 14वां जो अखाड़ा बन रहा है उसको किसी भी तरीके को कोई मान्यता नहीं मिलेगी। हालांकि कुंभ नगरी प्रयागराज अब अपने असली रूप में आ रही है। तमाम जो साधु संत है वो अपने अपने अखाड़ों में तीव्र प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरीके से भव्य तरीके से जो तमाम अखाड़े हैं, चाहे अग्नि अखाड़ा हो, अटल अखाड़ा हो, पंचायती अखाड़ा हो, महानिर्वाणी अखाड़ा हो, सभी 13 अखाड़े अपने अपने रूप में शिविर प्रवेश करेंगे, छावनी प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी को वो पहला स्नान करेंगे। जी ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों के साथ ही भारी तादाद में नागा साधुओं का आगमन भी हो रहा है। नागा साधु जो हमेशा से आम लोगों के लिए रहस्यमय रहे हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ है और वो एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे हैं। राष्ट्र और धर्म की रक्षा करना इनका ध्येय है। महाराणा प्रताप ने जब मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उन्हें नागा सन्यासियों का साथ मिला, जिसके बाद मुगलों के छक्के छूट गए। छपली तालाब और राणाकड़ा घाट के बीच में हुए इस युद्ध में वहां मारे गए नागा साधुओं की समाधियां आज भी देखी जा सकती हैं। औरंगजेब ने जब बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया तो महानिर्वाणी दशनामी अखाड़े के सन्यासी रक्षा के लिए सामने आए। कौन होते हैं नागा साधु, कहां रहते हैं, कैसे इन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त की? लाइव टाइम्स संवाददाता विकास मिश्रा ने महंत यमुनापुरी महाराज से इसको लेकर बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको।
2025 में लगातार जिस तरीके से साधु संत अब अपने शिविरों में प्रवेश कर रहे हैं, जूना अखाड़े की नगर प्रवेश था यानी कि शिविर प्रवेश था, उन्होंने महाकुंभ 2025 में आगाज कर चुके हैं। हमारे साथ महंत यमुनापुरी जी महाराज हैं, इन्हीं से जानेंगे किस तरीके से जो नागा साधु संत हैं वो सैन्य रेजिमेंट के तरीके से काम करते हैं। महाराज जी से जानेंगे क्या कुछ रहता है इसके पीछे की कहानी। महाराज जी, क्या कुछ कहानी है इसके पीछे की? देखिए, ऐसा है, जिस समय भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाह्य आक्रांताओं का आक्रमण हो रहा था, उस समय पे जब बाहर से ये उत्तर और पश्चिम दिशाओं से आक्रमण हो रहे थे भारत के ऊपर, तो उस समय पर इतना अत्याचार उन्होंने किया कि माता बहनें सब कोई भी सुरक्षित नहीं था, बच्चे बूढ़े सबको मार डालते थे। इतने आतताई थे कि न मठ छोड़े, न मंदिर छोड़े, न कोई धर्म ग्रंथ और शिक्षा के जो संस्थान थे, जो विद्यालय थे, उस समय के गुरुकुल व्यवस्थाएं थे, उन सबको वो ध्वस्त करने पर लग गए बस उनको, क्योंकि कोई नैतिक आधार था नहीं उनका। कोई एक पैशाचिक धर्म को मानने वाले लोग खून खच्चर उनको बस वही उनको उसी भाषा में था। तो कितना विभत्स समय रहा होगा जिस समय त्याग, तपस्या और वेद अध्ययन और उपनिषदों आदि का पाठ करने वाले संत, योगी, यति, साधु सन्यासियों को हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाने पड़े। कितनी विकट स्थिति रही होगी, शायद आज के समय में उसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज जो इतने सनातनी बचे हुए हैं वो सभी धर्म योद्धाओं का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे राजा महाराजाओं का भी रहा है, उस समय के बहुत से क्षत्रिय योद्धा थे जो जबरदस्त तरीके से टक्कर लिए, लेकिन साथ साथ में नागा सन्यासी जो कि धर्म योद्धाओं के नाम से जाने जाते थे उस समय पे, इन लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया इस समय। तो ये थे महंत यमुनापुरी जी महाराज, जिनका कहना है कि मुगलों पर जब युद्ध मुगल कर रहे थे और उनके युद्ध के दौरान नागा साधु संत ने उनके आक्रमण को रोका था और लंबी लड़ाई लड़ी थी। ऐसे में अब महाकुंभ 2025 में जितने भी नागा साधु संत हैं वो यहाँ पर तप करेंगे, जप करेंगे और तमाम जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे वो आशीर्वाद देंगे उनसे। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, अखाड़े संगम नगर में जुटने लगे हैं। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होगी। इस बीच हमारे संवाददाता राजीव ओझा ने महाकुंभ पर आध्यात्मिक विचारक और सिद्धपीठ श्री हनुमत निवास अयोध्या के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रयागराज में अगले महीने होने वाले महाकुंभ पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात धार्मिक आध्यात्मिक विचारक और सिद्धपीठ हनुमत निवास अयोध्या के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज। आज हम महाकुंभ पर उनसे बातचीत करेंगे। हम महाराज जी से जानना चाहते हैं कि महाकुंभ जिसको लेकर के देश की जनता और सत्ता दोनों बहुत उत्साहित है, उस महाकुंभ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जय सिया राम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। महाकुंभ पूरी मनुष्यता के लिए और विश्व के लिए धरती पर होने वाला सबसे बड़ा उपक्रम है। उसमें स्वाभाविक है कि जो भारतीय लोक है, जिसने पीढ़ियों से अपने इतिहास, पुराण, धर्म और विज्ञान की परंपरा से महाकुंभ को एक गौरव की तरह पाया है, उसको विश्व के सामने ले जाने का और इस बहाने भारतीय लोकमानस के एकत्र होकर के अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना में एकात्म होने का अवसर है। सरकार के लिए उत्साहित होने का विषय इसलिए है कि सरकार की सारी प्रतिज्ञाएं और उसकी सारी शक्ति जिस लोक में निहित हैं, उस लोक का ये सबसे बड़ा समागम है। तो सरकार को सेवापरायण होने के कारण, अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने के कारण, लोक की सुविधाओं का प्रबंधन करने की दृष्टि से और विश्व जो हमारी ओर देख रहा है, उसके लिए भारत की दिव्यतम प्रस्तुति को सामने लाने के लिए उनकी उत्कंठा स्वाभाविक है। हम लोग इसे इस तरह देखते हैं कि यह मर्त्य लोक, जिसमें सब मृत्यु से भयभीत और उससे बचने की चेष्टा में हैं, भारत के पास अमृत की अवधारणा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारी ऋषि परंपरा ने अमृत पाया है और विश्व को अमृत लुटाने का ये अवसर महाकुंभ है। इसी तरह मैं देखता हूँ इसे। लाइव टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे धर्मगुरु आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज। अब महाकुंभ की महिमा, उसके आयोजन और उसके विस्तार के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टाइम्स के लिए कैमरामैन सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा। तो प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की तिथि जैसे जैसे निकट आ रही है, महाकुंभ क्षेत्र के अखाड़ा सेक्टर में साधु संतों की मौजूदगी बढ़ती ही जा रही है।
देश विदेश से साधु संतों की आवक होने लगी है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल होने आए विदेशी संतों को महाकुंभ रास आ रहा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमगिरी उर्फ पायलट बाबा की जापानी शिष्या योग माता एवं महामंडलेश्वर केको कई जापानी साध्वी के साथ छावनी प्रवेश में शामिल हुई। उनका कहना है कि जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा से आगामी महाकुंभ के आयोजन का अंदाजा लगने लगा है। एयर कनेक्टिविटी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी है। नेपाल से आई महिला संत और जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर हेमानंद गिरी का कहना है कि संतों का सौभाग्य है कि जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं। प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता के आधार पर प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के साथ स्वच्छता और इसी के साथ ही डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। विदेशी संत भी इससे खुश नजर आ रहे हैं। स्पेन से अखाड़ों के विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने आई जूना अखाड़े की अवधूत अंजना गिरी, जिनका पहले नाम एंजिला था, उनका कहना है कि पिछले 30 बरस से वो लगातार महाकुंभ अपने गुरु के साथ आती रही हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ की अनुभूति अलग ही है। तो विकास लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। एक बार फिर से विकास का रुख कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। विकास, तमाम जो साधु संत ना सिर्फ देखिए देश से बल्कि विदेशों से भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं महाकुंभ के लिए, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कुछ जो साधु संत है वो तो ये भी कहते हुए नजर आए कि इस बार और भी खास तरह के जो इंतजाम है महाकुंभ को लेकर किए गए हैं और भी अलग अद्भुत बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी वो बातचीत करते हुए नजर आए। देखिए, धर्म और अध्यात्म की नगरी महाकुंभ नगर में तमाम जो साधु संत हैं वो देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी साधु संत यहाँ पर प्रवेश करते हैं और वो अपनी जो आध्यात्मिक दुनिया है वो महाकुंभ में अपना करते हैं। महाकुंभ में ऋषिकेश से और तमाम दूर दराज से साधु संत आए थे और जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर विदेशी जो जापानी साधु संत हैं, महामंडलेश्वर है, ऐसे में वो भी जिस तरीके से जूना अखाड़े की जो सबसे बड़ा अखाड़ा है 13 अखाड़ों में उनकी पेशवाई थी और पेशवाई के दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे थे। तो ऐसे में तमाम जो साधु संत हैं वो संगम नगरी प्रयागराज में आ रहे हैं और अब पेशवाई के बाद वो अपने छावनी में प्रवेश कर चुके हैं। धर्म ध्वजा के साथ वो प्रतिदिन नित्य क्रिया के साथ वो अपनी पूजा करते हैं और जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं वो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में इस बार महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष वाले महाराज जी और जो जापानी महाराज है, पायलट बाबा है, किन्नर अखाड़ा है, तमाम अखाड़े मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में सभी अखाड़ों के जो प्रमुख साधु संत हैं, किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी पेशवाई के दौरान नजर आई, कौशल्यानंद गिरी जी भी पेशवाई के दौरान नजर आई, जो मुख्य रूप से अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं वो भी नजर आए। तो ऐसे में तमाम जो दूर दराज से साधु संत हैं वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जब तक सारी दुनिया के जो श्रद्धालु आएंगे, देश विदेश से आएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। ऐसे में मोदी सरकार के बाद जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार, योगी सरकार के द्वारा लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा था कि सारी तैयारियों को पूर्ण कर लिया जाए, 10 दिनों के अंदर सारी तैयारियां पूर्ण की जाए और अब जिला प्रशासन जो महाकुंभ नगर प्रशासन है वो लगातार तैयारियों को अमली जामा पहना रहा है और साधु संत भी अपनी जो सुविधाएं हैं उसको पाकर वो काफी खुश हैं और बेहद अपने अच्छे माहौल में वो अपने शिविरों में प्रवेश कर रहे हैं। तमाम जो दूर दराज से साधु संत आते हैं, देश विदेश से आते हैं, पायलट बाबा हो, यहाँ पर जिस तरीके से अर्धकुंभ में भी कई ऐसे प्रमुख साधु संत आए थे जो जनेऊ जवा अपने सर पर रखे थे। तो ऐसे में कई साधु संत संगम नगरी प्रयागराज आएंगे और वो मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। डिजिटल महाकुंभ, AI टेक्नोलॉजी वाला आधारित महाकुंभ और फायर ब्रिगेड को फायर सिस्टम से लैस करने वाला महाकुंभ, तमाम तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया और इस बार का डिजिटल
भव्य महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज के श्रद्धालुओं के आगमन के लिए अब बिल्कुल तैयार विकास, हो और हमने चुका सुना है। भी जब संत इस बार जिस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी बात भी करते हुए नजर आए। ठीक है विकास, हम लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, महाकुंभ को सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में 45 करोड़ लोगों की देखरेख का सुरक्षित प्लान तैयार कर लिया गया है। श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया गया है। इस बीच बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाने को लेकर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और इस बीच 2 ड्रोन को हवा में फर्राटा भरते दबोच लिया गया। इसके साथ ही संचालकों को बकायदा नोटिस भी जारी किया गया है। बता दें कि बिना परमिशन उड़ाए जाने वाले ड्रोन को लेकर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो महाकुंभ को लेकर बड़ी तैयारी सरकार की है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बीच बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, महाकुंभ में इस बार जो सुरक्षा है वो बेहद ही टाइट रहेगी। अब किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है ये भी जान लीजिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एंट्री ड्रोन तैनात कर दिया गया है। सीएम के निर्देश पर श्रद्धालुओं की पहरेदारी होगी। फर्राटा भरते इस बीच 2 ड्रोन को पुलिस ने डीएक्टिवेट किया है। ड्रोन संचालन से पहले महाकुंभ पुलिस से मंजूरी जरूरी होगी, यानी कि इजाजत लेनी होगी पुलिस से। ड्रोन को वॉच करने के लिए एंट्री ड्रोन ड्राइवर भी तैनात कर दिया गया है। तो महाकुंभ में सुरक्षा के बेहद टाइट इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इसी को लेकर आपको बता दें कि अब जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के लिए एंट्री ड्रोन को तैनात कर दिया गया है और जो भी, क्योंकि निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं पहरेदारी के, और जो भी इन तमाम चीजों को नहीं मानता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वहीं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं। यहां यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रशासन कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं का स्वागत भव्य तरीके से हो और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं। इसके लिए तीर्थयात्रियों के लिए रहने खाने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। यात्रियों के आराम के लिए गैस हीटर और स्वच्छ पानी और स्वच्छता की जरूरतों पर काम हो रहा है। इसके अलावा अयोध्या नगरी में साज सज्जा का काम भी चल रहा है ताकि अयोध्या में यात्रियों के आगमन को दिव्य और भव्य योग्य बनाया जाए। तो एक तरफ सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम किए ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। हम लोग 5 से 6 हज़ार लोगों के रात्रि विश्राम के लिए उनके लिए अस्थायी टेंट सिटी की व्यवस्था करेंगे। जगह जगह गैस हीटर्स की अलाव की व्यवस्था करेंगे। अन्य रैन बसेरे बनाए जाएंगे। उनके पेयजल की, प्रकाश की, स्वच्छता की राउंड द क्लॉक हम लोग 24/7 सफाई कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के एक बहुत बेहतर व्यवस्था और कुंभ से आने वाले व्यक्तियों को एक अच्छा अनुभव लेकर अयोध्या से जाएं। अयोध्या धाम में यहाँ पे भी श्रद्धालु आएंगे महाकुंभ के अवसर पे। इसको लेकर सभी श्रद्धालुओं को जो भी यहाँ पे आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था टेंट सिटी के माध्यम से और जो हमारे रैन बसेरा हैं और जो शेल्टर होम्स हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग लगभग इसमें 5-6 हज़ार की कैपेसिटी की अभी हम लोगों ने व्यवस्था करने का प्रयास किया है। संभावना है कि 50 से 60 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचेंगे कुंभ में। उसके हिसाब से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और कुंभ के साथ साथ जो लोग कुंभ में जाएंगे उसमें ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि 10 से 20% लोग अयोध्या भी आएंगे, काशी भी जाएंगे। तो अयोध्या में उन व्यवस्थाओं को करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी किया है और हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं कि इस कुंभ में अयोध्या में आने वाले तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को हम सुविधाएं दे सकें उनके रुकने की। और वहीं महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार बड़े पैमाने पर तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी हुई है। तो वहीं पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे के बाद से अखाड़ों का आगमन भी शुरू हो चुका है। इस बीच महाकुंभ के आयोजन से पहले बड़ा उदासीन अखाड़े में पश्चिमी पंगत के महंत पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इसको लेकर महंत रघु मुनि और महंत दुर्गादास आमने सामने हैं। पश्चिम पंगत के मुखिया महंत पश्चिम पंगत से ही चुने जाते हैं।
और वो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नवनियुक्त महंत जो होंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। यहाँ कोई दो गुटबाजी नहीं, क्योंकि हमारी परंपरा है कि जो पद आपकी चारों पदों परंपराओं के महंतों को और पदाधिकारियों को बुला लिया गया है क्या? सभी आ गए देश भर से। हम भी बैठा हुआ, उन लोग भी बैठे, यहाँ कोई मारपीट नहीं हुआ। ये गलत समाचार जिसने भी बताया फैलाया गया है। लेकिन निचली कोर्ट से मैं महंत रघुमुनि बोल रहा हूँ, मेरे पक्ष में पूरा स्टे है और स्टे ने साफ लिख दिया जज साहब ने, ये महंत रघुमुनि के कार्य क्षेत्र में कोई भी दखल अंदाजी लोग नहीं कर सकते हैं। उस स्टे का कॉपी आप लोग को मिल जाएंगे और उसके खिलाफ कि उन्हीं पे अभी तो निचली कोर्ट पे भी उन लोगों ने उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन जो भी है कोर्ट की प्रक्रिया उन लोगों ने कोई शुरू नहीं किया है। जो हाईकोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट में जो हमारे सचिव को दामोदर दास जी को उन लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में गए थे, रजिस्ट्रार ने उस प्रस्ताव को खारिज किया। तो आस्था का महाकुंभ 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से होने जा रहा है। तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। जो अखाड़ों का संगम नगरी में पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच प्रयागराज में एयरपोर्ट की क्षमता को भी 3 गुना बढ़ाने का काम हो रहा है। तो एयरपोर्ट की वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार यहां पर किया जा रहा है। इसका मकसद महाकुंभ 2025 के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा को सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि योजना के मुताबिक एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था भी की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि प्रयागराज एयरपोर्ट से 15 शहरों के लिए विमान सेवा 1 साल पहले तक उपलब्ध हुआ करती थी, लेकिन इनकी संख्या मौजूदा वक्त में घटकर सिर्फ 12 शहरों तक ही सीमित हो गई है। कुंभ से पहले ये टारगेट दिया गया है कि एक नया टर्मिनल बने। ठीक है, तो नया टर्मिनल करीब 175 करोड़ की लागत से बनने वाला है और उसमें पैसेंजर्स के यात्रा करने के लिए ज़्यादा संख्या है, 500 कम से आना जाना एक दिन में। ठीक है, तो टोटल करीब 850 पैसेंजर्स एक साथ हमारे यहाँ से आना जाना हो सकता है। तो विकास, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े थे। विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।